हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होते हैं। और आज के इस टेस्ट में हम लोग स्पेशल टेस्ट जो कि आपकी हिंदी साहित्य का है, हिंदी साहित्य का टेस्ट लगाएंगे। और कह सकते हैं इसे 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आपके 150 प्रश्न हैं, ये 3 क्लासें आप कह सकते हैं मिस मत करना। ये क्लास जो आपकी चलती है रात 8:30 बजे चलती है, तो रात 8:30 बजे हिंदी का डेली टेस्ट आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपका टफ होगा ये प्रश्न, लेकिन हम तीनों पार्ट को एक में मिला देंगे। मास्टर वीडियो जब बनाएंगे तो आपको आसानी से ये रट जाएंगे। ठीक है, हार नहीं मानना है, इन प्रश्नों से आपको लड़ना है। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ कौन सा है। छोटी छोटी बातों को समझ के चलना है। यहाँ पर दिया है हिंदी साहित्य। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ कौन सा है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए नंबर, जो आपका सी नंबर है कि आपका इस्तार दला लिटरेच्योर एदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और कह सकते हैं इसे अगर हिंदी में एक सीधी सीधी भाषा में बात करें तो एक होता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, या इसे कह सकते हैं अगर दोनों में कोई मिल जाए तो आप लगा सकते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर दिया है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ था। तो 2 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। 1929 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मिस्र बंधु विनोद की रचना में शामिल नहीं थे। मिस्र बंधु विनोद की रचना में शामिल नहीं थे, कौन कौन शामिल नहीं थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपके सुखदेव बिहारी भी हैं, गणेश बिहारी भी हैं, श्याम बिहारी भी हैं, लेकिन कृष्ण बिहारी मिश्र ये आपके कह सकते हैं आपके मिस्र बंधु विनोद की रचना में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन आपका 3 का हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आपके कौन हैं। तो याद रखिए हिंदी साहित्य की भूमिका जो आपके हैं इनके लेखक है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए से हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है। यहाँ पर देख लीजिए आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये किसकी कृति है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, डॉक्टर बच्चन सिंह की है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और याद रखिए कभी कभी क्या होते हैं, कोई प्रश्न आपको नहीं मिलता है तो ये सर्च करने का एक तरीका होता है कि जो आंसर आपको दिया जाए उसी आंसर को बोलिए कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, तो आंसर आपका हो सकता है नेट में आपका निकल के आ जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस शीर्षक से लिखा है। यहाँ पर आपको किसका दिया है, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास किस शीर्षक से लिखा है। तो 6 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किस विद्वान की कृति है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, देख लीजिए हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन दिया है, इस कह सकते विद्वान की जो कृति है किस विद्वान की। तो 7 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, नलिन विलोचन शर्मा की है। नलिन विलोचन शर्मा की है, ऑप्शन का यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में विभाजित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, 18 खंडों में विभाजित है। ठीक है, और अगर वैसे भी आप करते हैं हिंदी साहित्य को कितने भागों में, तो वो तो 4 होता है। यहाँ पर वृहत इतिहास की बात किया है जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 18। समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि हिंदी साहित्यिक इतिहास के पहले लेखक, हिंदी साहित्यिक इतिहास के पहले के लेखक आपके कौन से हैं। तो 9 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, ये आपके थे गरसा दा तासी। ठीक है, कौन से थे, तो आपके गरसा दा
ताशी, ये आपके हिंदी साहित्यिक इतिहास के पहले लेखक हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर 9 का हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि रीत काव्य की भूमिका के लेखक हैं। रीत काव्य की भूमिका के लेखक आपके कौन हैं? तो याद रखिए रीत काव्य की भूमिका के लेखक हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र रीत काव्य की भूमिका के लेखक हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? देखिए आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? तो याद रखिए आदिकाल के कई लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा है, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपका हो जाएगा वीर गाथा काल। ठीक है, क्या हो जाएगा? वीर गाथा काल। तो 11 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि आदिकाल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? आदिकाल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर में कि इनके अनुसार माना जाता है 8वीं सदी से 14वीं सदी के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन लगभग आपको इनके बीच में ही दिए गए हैं, है ना। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो आपका सी वाला आपका सही है। ठीक है, 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी के बीच का जो है ये रामचंद्र के अनुसार आपका है आदिकाल की समय सीमा। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक के रचयिता कौन है? रचयिता आपके हो जाएंगे, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा अब्दुर रहमान। ठीक है, अब्दुर रहमान ये संदेश रासक के रचयिता हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा अब्दुर रहमान। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि इनमें से किस रासो काव्य के रचयिता नरपत नाल हैं? कई बार हमने आपको बताया भी है। तो नरपत नाल ये जो आपके हैं देख सकते हैं कौन से आपके रासो काव्य हैं। तो यहाँ पर 14 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर आपके बीसल देवरासो। ठीक है, किस रासो काव्य के? बीसल देवरासो के आपके रचयिता हैं नरपत नाल, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता, सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, हमेशा से पढ़े आपने। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं ये आपके हैं चंद्रबरदाई, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा चंद्रबरदाई हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर 15 का हो जाएगा बी नंबर चंद्रबरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? देख लीजिए राहुल साकृत्यायन के अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार पूछा गया है, क्योंकि हिंदी में किसी के अनुसार पूछा जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो राहुल साकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि जो माना गया है या आपको किसे माना गया है? तो 16 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा सराहपा को माना गया है, सराहपाद को। ठीक है, सराहपाद ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि हिंदी की पहली रचना राहुल साकृत्यायन के अनुसार, हिंदी की पहली रचना राहुल साकृत्यायन के अनुसार, यहाँ पर फिर से देख लीजिए हिंदी की पहली रचना नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है हिंदी की पहली रचना राहुल साकृत्यायन के अनुसार। तो यहाँ पर आपका 17 का जवाब क्या हो जाएगा? 17 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका बी नंबर श्रावकाचार है। ठीक है, श्रावकाचार है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे श्रावकाचार की जो रचना किया है वो किसने किया है? श्रावकाचार की जो रचना किया है वो आपके सामंत भद्रा ने किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी साहित्य की रचना साकृत्यायन के अनुसार आपकी कौन सी है? तो श्रावकाचार, जो कि आपके सामंत भद्रा के द्वारा आपकी लिखी गई है। यहीं पर एक पॉइंट होता है कि हिंदी की पहली कहानी है तो आपकी इंदुमती, जो कि आपके किशोरी, जो आपके लाल गोस्वामी के द्वारा। एक और होता है यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सी वाला दिया है कि पौमचरित्र। याद रखिए पौमचरित्र जो आपका है ये आपका एक ग्रंथ है, याद रखिए क्या है? ग्रंथ है। तो इस कारण से आपको सी नहीं लगाना है। ठीक है, पौमचरित्र एक कह सकते हैं पहला ग्रंथ है जो कि स्वयंभू के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर पूछा गया था हिंदी की पहली रचना राहुल साकृत्यायन के अनुसार, तो श्रावकाचार। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न आपका है कि आदिकाल में रचित महाकाव्य कौन सा है? देख लिए आदिकाल पूछा है, और आदिकाल में जो आपका रचित महाकाव्य है ये महाकाव्य आपका कौन सा है? तो 18 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रबरदाई के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? 19 नंबर आपको बताना है। देख लिए जगनिक हैं, चंद्रबरदाई भी हैं और अमीर खुसरो भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके दिए हैं नाभादास, नाभादास ये आदिकाल के कवि नहीं है, याद रखिए ये आपके भक्ति काल के कवि हैं। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है
कि आहला खंड किस रचना का दूसरा नाम है? आहला खंड। और हमने आपको बताया था आहला खंड के बारे में यूपी स्पेशल में। तो देखिए आहला खंड किस रचना का दूसरा नाम है? तो 20 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आहला खंड की रचना का दूसरा नाम है परमाल रासो। हम क्वेश्चन को कई बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, नहीं तो एक बार पढ़ते और सीधा सीधा आंसर लगा के आगे बढ़ जाते। समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला है, कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? भक्ति काल का नहीं है तो यहाँ पर देखिए तुलसीदास, नंददास और के हित हरिहर दास या हित हरिवंश दास ये आपके हैं, लेकिन जो आपके नरोत्तम दास हैं, नरोत्तम दास आपके भक्ति काल के नहीं हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का संबंध है। राधा वल्लभ संप्रदाय का जो संबंध है ये आपके किससे है? तो याद रखिए राधा है तो कृष्ण है। ठीक है, राधा है तो कृष्ण है, अर्थात राधा वल्लभ संप्रदाय का संबंध है आपके कृष्ण काव्य से है। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि लाल दास किस काव्यधारा से संबंधित कवि हैं? लाल दास किस काव्यधारा से संबंधित आपके कवि हैं? तो 23 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। ये आपके हैं राम भक्ति शाखा के कवि हैं आपके लाल दास। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है अष्टछाप के रचयिता। देखिए अष्टछाप में क्या होता है कि 8 आपके कवि हैं, है ना। फिर भी यहाँ पर कह सकते हैं इनमें गलतियाँ हो जाती हैं। अगर इन 8 को रट लीजिए तो हो सकता है ढेरों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। देखिए अष्टछाप की जो रचयिता है वो आपके कौन है? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में नहीं था, इस कारण से हमने यहाँ पर आपका सूरदास लिख दिया है। आपका आंसर आपका यहाँ पर कह सकते हैं सूरदास हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा सा प्रिंट मतलब पेनेंस हो गया है। तो देखिए रट लीजिए कि कौन कौन हैं, इनको आप रट लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा कि आपके कौन कौन हैं इनमें से। तो देखिए सूरदास, ठीक है, सूरदास, कुंभनदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, छीतदास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी, है ना। ये आपके 8 हैं, इनको रट लीजिएगा। हमने यहाँ पर लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कह रहा रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 25 नंबर कि रामचरितमानस जो लिखा गया है ये आपकी किस भाषा में लिखा गया है? तो 25 को ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस। समझ में आ गया? 25 को ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि विनय पत्रिका की काव्य शैली है। विनय पत्रिका की काव्य शैली जो आपकी है ये आपकी काव्य शैली है आपकी मुक्तक शैली। कैसी है? मुक्तक शैली है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, मुक्तक शैली हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? थोड़ा इजी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि सूरदास, साहित्य लहरी और सूर सारावली ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर बी, या आपकी कृष्ण गीतावली या आपके सूरदास का नहीं है। तो इस प्रकार से 27 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आपके जो थे वो आपके कौन? तो याद रखिए सखी संप्रदाय के आपके स्वामी हरिदास थे। ठीक है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आपके सी नंबर स्वामी हरिदास थे। 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? देखो अभी हमने आपको दिखाया भी था, है ना, कि कौन कौन है। तो आपके यहाँ पर 29 में देख सकते हैं कुंभनदास और आपके नंददास, चतुर्भुजदास। यहाँ पर आपकी जो नरोत्तम दास हैं, नरोत्तम दास ये आपके अष्टछाप के कवि नहीं हैं, याद रखिएगा। अभी हमने आपको बता भी दिया है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? ठीक है, या एक क्वेश्चन इसी से एक वर्ड और जोड़ दिया जाता है कि रामचरितमानस कितने सोपान में बटा है? ठीक है, सोपान शब्द होता है जिसे खंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर 30 का जवाब क्या हो जाएगा? 30 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। 7 खंडों में आपका विभक्त है या 7 सोपानों में विभक्त किया गया है रामचरितमानस। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि सूफी काव्य धारा की प्रथम कृति कौन है? कह सकते हैं सूफी काव्य धारा की प्रथम जो आपकी कृति है वो आपकी कृति कौन सी है? यहाँ पर 31 का जवाब देना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 31 वाले में जो ऑप्शन आपके यहाँ पर बी दिया है आपके कौन? तो आपके चंसवयन। ठीक है, चंसवयन जो आपके हैं
ये आपके कह सकते हैं सूफी काव्य धारा की प्रथम आपकी यहाँ पर कह सकते कृति है, जो कि आपके कह सकते हैं आपके मुल्ला दाऊद के द्वारा आपकी रचित की गई थी। कब की गई थी? तो आपकी 1379, याद रखिए, इसकी डेट लिख दीजिए, यहाँ पर डेट आपकी है 1379, ठीक है, ये आपको डेट याद रखना है। वहीं पर जो पद्मावत है, पद्मावत की रचना जो की गई थी वो आपके जायसी के द्वारा 1540 में की गई थी, ठीक है, 1540 में। वहीं पर जो आपकी मृगावती है, ठीक है, मृगावती की रचना आपकी कुतुबन ने किया था, जो कि 1503 में की गई थी। तो इसके अनुसार आपने देख लिया होगा कि जो चंसवयन है ये आपके मुल्ला दाऊद के द्वारा आपकी की गई थी, ठीक है, तो इतने सन में की गई थी। और कह सकते हैं मुल्ला दाऊद को ही यहाँ पर सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से बनने वाले थे, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना किसने? यहाँ पर देखो स्थापना की बात किया है, ना कि पूछा है उनमें से कौन शामिल है ना। तो यहाँ पर अष्टछाप की जो स्थापना किया था ये आपकी किया था, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, आपके विट्ठल नाथ ने किया था, इसकी स्थापना पूछा है, ठीक है, सूरदास मत लगाइएगा, सी नंबर लगाना है, विट्ठल नाथ जो की स्थापना पूछा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? 33 का जवाब देना है, और 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो आपका बी नंबर है आपका ब्रजभाषा, ठीक है। वी से विनय पत्रिका, वी से ब्रजभाषा, ये याद रखना, क्योंकि रामचरितमानस आपकी अवधी भाषा में होती है, विनय पत्रिका आपकी जो वा से ये है और वा से ये है तो आपका ब्रजभाषा, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य का क्या नाम है? तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है? तो देखिए तुलसीदास का महाकाव्य पूछा है, जो कि आपका सिंपल सी बात है कि आपका रामचरितमानस, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि इनमें से कौन सा रहस्यवादी है? इनमें से कौन सा रहस्यवादी है? 35 का जवाब देना है, 35 का जवाब देना है, और 35 को ऑप्शन राइट आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जो आपका दिया है सी नंबर जयसी, ठीक है, जयसी को यहाँ पर कह सकते हैं रहस्यवादी कहा जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि राम पंचाध्यायी के रचयिता, देखिए राम पंचाध्यायी ये आपने सुना होगा रास पंचाध्यायी, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है वो भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए राम पंचाध्यायी जो आपके हैं, इसके जो आपके रचयिता हैं वो आपके कौन है? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा आपके नंददास, ठीक है, कौन आपके हैं? तो यहाँ पर आपका बी नंबर नंददास, ठीक है। हाँ, मान लो अगर ये चारों ऑप्शन आपके भक्ति काल के ना दिए गए हों, तब आपको एक वर्ड होता है रास पंचाध्यायी, जो कि अब्दुल रहीम खान ने लिखा था, मतलब अनुवाद कर सकते हैं कि वो अनुवाद उन्होंने किया था, ठीक है। रास पंचाध्यायी में अगर आपका आता है अनुवादित या कह सकते हैं इस युग ने संबंधित नहीं है, तो आपके अब्दुल रहीम खान जो आपके थे, है ना। लेकिन यहाँ पर राम पंचाध्यायी रास पंचाध्यायी के आपके हैं आपके नंददास, समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि अब्दुल रहीम खान को कई भाषाओं में परिवर्तन करने का ज्ञान भी था, ठीक है, इस कारण। अगला प्रश्न आपका है कि रसखान का संबंध किस काव्य धारा से है? रसखान, भाई रसों की खान, रसखान, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ये आपके कृष्ण भक्ति काव्य से हैं आपके रसखान, ठीक है, याद रहेगा। 37 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कृष्ण भक्ति काव्य। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि कौन सी रचना रसखान की नहीं है? कौन सी रचना रसखान की नहीं है? तो यहाँ पर देखिए 38 वाले में यहाँ पर दिया है प्रेम वाटिका, सुजान सागर, दान लीला और आपका अनेकार्थ मंजरी। तो यहाँ पर याद रखिए जो आपके पहले ये भी है, सुजान सागर भी है, दान लीला भी है, लेकिन जो आपका डी नंबर है अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ मंजरी ये आपके रसखान की नहीं है, तो है किसकी? ये है आपके नंददास की है, ठीक है, अनेकार्थ मंजरी किसकी है? तो आपके नंददास की है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि युगल शतक के रचनाकार हैं, युगल शतक के रचनाकार आपके कौन है? युगल शतक के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 39 का हो जाएगा आपका बी नंबर, ये आपके कौन है? तो आपके श्री भट्ट हैं, ठीक है, कौन आपके हैं? श्री भट्ट हैं। इसमें अपवाद माना जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो आपके मिलते हैं आपके श्री भट्ट ही मिलते हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि सूरदास के किस ग्रंथ में रीत विवेचन है? सूरदास के किस ग्रंथ में रीत विवेचन है? रीत विवेचन आपसे पूछा गया है, तो आपका जवाब आपका 40 को हो जाएगा बी नंबर, आपकी साहित्य लहरी में आपका रीत विवेचन है। मतलब कह सकते हैं कि कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध अंधे थे, कोई कहते हैं कि सूरदास ने ये ग्रंथ अपने हाथों से लिखा है,
तो भाई अगर अपने हाथों से लिखा है इसका मतलब वो अंधे नहीं थे, है ना। अपवाद पूछा है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि ये जन्मान अंधे थे या किसी कारण से अंधे हो गए, है ना, तो वो विवेचन आपका इसमें दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि कौन सा ग्रंथ भ्रमर गीत परंपरा का है। भ्रमर गीत, और भ्रमर गीत में आप देख सकते हैं भंवर गीत है, उद्धव शतक है, भ्रमर दूत है, ये तीनों ही पॉइंट आपके भ्रमर गीत में हैं। हाई स्कूल में अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर पूरी तरीके से आपकी इस चीज़ों को बताया होगा भ्रमर गीत वाले में, उद्धव, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये जो चारों हैं ये आपके सभी आपकी भ्रमर गीत परंपरा के हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि रीत काल में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता शुक्ल जी ने मानी है। रीत काल में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता शुक्ल जी ने मानी है। तो यहाँ पर कह सकते हैं शुक्ल जी के अनुसार से पूछा गया है। तो 42 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सी नंबर, रीत निपुण। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा रीत निपुण, यह आपकी शुक्ल जी ने मानी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि घनानंद किससे प्रेम करते थे। घनानंद किससे प्रेम करते थे। यहाँ पर घनानंद पूछा है, और घनानंद जो प्रेम करते थे ये करते थे एक सुजान नामक एक स्त्री थी। ठीक है, सुजान नामक एक स्त्री से इससे प्रेम करते थे, ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा सुजान। नेक्स्ट प्रश्न आपका है इनमें से रीतबद्ध रीत सिद्ध कवि कौन सा है। देखिए यहाँ पर दिया गया है रीत सिद्ध। रीत सिद्ध जो आपके कवि आपके हैं वो आपके कौन से हैं, तो 44 का जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, बिहारी। ठीक है, आपके कौन है, तो बिहारी हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि काव्यांग निरूपण करने वाले कवि कहे जाते हैं। काव्यांग निरूपण करने वाले जो कवि कहे जाते हैं वो आपके कौन हैं, काव्यांग। तो भाई काव्यांग निरूपण करने वाले जो आपके कवि हैं ये आपके कवि हैं आपके रीतबद्ध। ठीक है, कौन आपके हैं, रीतिबद्ध हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव दास का है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव दास का है। तो भाई केशव दास के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, केशव दास रामचंद्रिका, केशव दास रामचंद्रिका, है ना, ऐसे पढ़े हैं। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं रामचंद्रिका भी है, कविप्रिया भी है, और जहांगीर जसचंद्रिका भी है। याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है ए बी सी अर्थात ये सभी आपकी कौन है, तो आपकी यहाँ पर कह सकते हैं केशवदास की है। और यहाँ पर हमने आपको बताया केशवदास रामचंद्रिका, मतलब ऐसा होता है ना एग्जाम में फटाफट आंसर लगाते हैं केशवदास रामचंद्रिका, लेकिन अदर भी देख लीजिए करिए ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि रीत काल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन सा माना जाता है। रीत काल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन माना जाता है। तो लोकप्रिय कवि की बात करें तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा, तो जवाब आपका 47 का हो जाएगा आपका बी नंबर, ये आपके बिहारी हैं। कौन है आपके, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रीत काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन है, तो आपकी बिहारी हैं, ऑप्शन आपके यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है। तो दोहों की संख्या आप दो प्रकार से देखेंगे, कहीं पर आपको 719 होगा, कहीं पर आपको 713 भी देखने को मिलता है कहीं कहीं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो सर्च करने में थोड़ी जल्दी से सर्च कर लेते हैं और पूरी तरीके से नहीं देखते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 719 है। कितने हैं, 719 हैं, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी वाला आपका सी हो जाएगा। 48 का ऑप्शन कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया है कि केशव द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। केशव दास के द्वारा रचित महाकाव्य, तो अभी आपने देखा, हमने पढ़ाया भी कि केशव दास रामचंद्रिका का, है ना। तो यहाँ पर 49 का जवाब कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, केशव दास रामचंद्रिका, क्योंकि ये महाकाव्य है, महाकाव्य अधिकतर पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर आपका 49 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया है कि इनमें से भिखारी दास का ग्रंथ कौन सा है। भिखारी दास का ग्रंथ आपका इनमें से कौन सा है। 50 का जवाब देना है, 50 का जवाब देना है। 50 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ये हो जाएगा काव्य निर्णय। ठीक है, भिखारी दास का ग्रंथ कौन सा है, तो काव्य निर्णय है, ऑप्शन आपके यहाँ पर ए से हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि सेनापति के ग्रंथ का नाम बताइए। सेनापति के ग्रंथ का नाम बताना है, तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देखो हमने 50 प्रश्न आपको कराए हैं। हमने बताया था कि टेस्ट पेपर आज आपका टफ है, ठीक है, क्योंकि ये आपके हिंदी साहित्य से हैं और जरूरी नहीं कि यह प्रश्न आपको आ रहे हों। मायूस मत होना, चाहे आपके यहाँ पर 10 प्रश्न ही क्यों ना आपके सही हुए हों। गारंटी हमारी होती है कि हम आपको हिंदी रटाकर ही मानेंगे। कैसे रटाएंगे यह हम पर डिपेंड करता है, क्योंकि इस टेस्ट को हमसे कम से कम आपको 5 बार लगवाएंगे। ठीक है, और 5 बार में आपको रट जरूर जाएगा। ठीक है, अब कैसे लगवाएंगे, पहले इसके यहाँ पर कह सकते हैं खंड वाइज, जैसे कि आपका पहला पार्ट हो गया,
दूसरा पार्ट करेंगे, तीनों पार्ट, फिर मास्टर वीडियो लाएंगे, फिर इसके बाद 20 दिन बाद फिर से आपको लगवाएंगे। कुल मिला के जब प्रक्रिया आपकी 5 बार होगी ना, ये रट जाएगी। और जो बच्चे ये प्रक्रिया अर्थात कह सकते हैं इसको देखकर ही भाग जाएंगे कि ऐसे प्रश्न एग्जाम के समय देख लेंगे, तो भी आप एग्जाम में वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो हमारा एक फर्ज भी है कि आपको पूरी तरीके से परिपक्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कल जो आपका कह सकते हैं शनिवार है, शनिवार के लिए हमने आपको बताया है कि आपको ट्वीट करना है ना, 11 बजे आपको ट्वीट करना है लेखपाल यूपीएसआई नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है ना, पता आपको चल गया होगा, हमने मॉर्निंग में कल आपको बता भी दिया था कि आपको ट्वीट करना है। फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं वो भी चाहें तो फॉरेस्ट गार्ड वाले अपने फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के बारे में भी कर सकते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं इतना ही आपके लिए है। ठीक है, और आज की वीडियो इतना ही। और अगर आपको पसंद आया है और उम्मीद है कि इस चैनल से हमारी हिंदी पूरी तरीके से कंप्लीट हो सकती है, हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और याद रखिएगा कि YouTube के अंदर कहीं भी आप जाइएगा सबसे पहले टेस्ट हम ही करा देते हैं। वो आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, आने वाला मार्केट का कोई भी प्रैक्टिस सेट हमको करवा देते हैं। आगामी भर्ती परीक्षा के भी आपको टेस्ट पहले ही करवा देते हैं। बस ऊपर हम थंबनेल नहीं लिखते हैं कि नहीं ये इसका एग्जाम है, ये इसका एग्जाम है। ठीक है, आप किसी भी चैनल में जाइएगा, यहाँ से पढ़ने के बाद ही आपको दूसरी जगह मिलेगा, चाहे आप किसी भी चैनल में जाइएगा। ठीक है, हम पहले ही कवर करा देते हैं। तो आप लोग डेली का डेली टेस्ट लगाया करिए। टाइम आपका निर्धारित कर दिया है 8:30 बजे, और 8:30 बजे देखिए नोटिफिकेशन आपका नहीं जा रहा है, इस समय बड़ी दिक्कत हो रही है। तो भाई आप लोग 8:30 बजे टाइम से आ जाया करिए। और जो लोग बाद में जुड़ते हैं वो लोग वीडियो को पुनः दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे, नहीं तो अधूरा ज्ञान आपके लिए बेकार हो सकता है। ठीक है ना, तो आज की वीडियो इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।